हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला के यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा न्यूज जो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, तो उसमें आज हम 6 जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो कवर करेंगे। तो परीक्षा न्यूज जो हमारी सीरीज है, इसमें हमारा टारगेट रहता है कि यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि उसमें करंट का बहुत बड़ा रेशियो पूछा जाता है। तो यूपी के एग्जाम यानी यूपी पीएससी का प्री हो सकता है, और आरओ हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, लेखपाल हो गया। तो इसमें करंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन करंट का आपसे छूट ना जाए, तो परीक्षा न्यूज में हमारा टारगेट यही रहता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड या हम मेंस के भी कुछ लेक्चर अपलोड कर रहे हैं चैनल पर, तो वहाँ उसके लिए आपको अगर पीडीएफ और पीपीटी चाहिए उन लेक्चर्स की, तो हमारे कौटिल्यशाला के टेलीग्राम चैनल से आप ये ले सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। और उसको आप में टेलीग्राम में आपको सर्च करना होगा KAUTILYASHALA। तो आइए शुरू करते हैं 6 जून का परीक्षा न्यूज। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर। तो सबसे महत्वपूर्ण पहली करंट अफेयर वो है उत्तर प्रदेश वन महोत्सव। तो क्या है ये उत्तर प्रदेश वन महोत्सव? हर साल 5 जून को ये 2017 से मनाया जा रहा है। तो इसमें पौधारोपण का काम किया जाता है। तो 2017 में 5 करोड़ पौधारोपण हुए, 2018 में 11 करोड़, और 2019 में 22 करोड़ पौधे लगाए गए, और 2020 में कोरोना के कालखंड में भी 25 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए। तो इस साल क्या प्लान किया है सरकार ने? इस साल प्लान किया है कि हम जुलाई में ये वन महोत्सव मनाएंगे और उसमें 30 करोड़ पौधे का पौधारोपण करेंगे। तो हर साल ये बढ़ता जा रहा है, 5 करोड़, 11 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, और इस साल हमारा लक्ष्य है 30 करोड़। राज्य सरकार का ऐसा कहना है। और ये कब मनाया जाएगा? जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाएगा। नेक्स्ट जो यूपी की बड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वो 2 दिन पहले ही चुन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना पद संभाल लिया है। तो कौन है वो हैं जस्टिस BK नारायण। क्या थे ये? इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे, और अब इनको उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो या तो 3 वर्ष तक रह सकते हैं या 70 वर्ष की उम्र तक। तो इनमें से जो भी पहले हो जाए। तो आपको ये भी याद रखना है कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र। तो श्री BK नारायण जी अब उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी यूपी की। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर पर। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर में क्या क्या महत्वपूर्ण थे आज के दिन में? सबसे इंपॉर्टेंट E100 पायलट प्रोजेक्ट। तो क्या था? 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वर्चुअल समिट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। कल के करंट अफेयर में भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करने की अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, और उसको 2023 तक 20% करना था। यानी कि 100 ml पेट्रोल में 80 ml पेट्रोल हो और 20 ml इथेनॉल हो, ये हमें अचीव करना था 2023 तक। लेकिन अब इसको कर दिया है 2025 तक। E100 पायलट प्रोजेक्ट भी इसी से जुड़ा हुआ है कि इथेनॉल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसका वितरण ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमें इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करना है। तो इसके अलावा कुछ और बातें जो प्रधानमंत्री ने कही, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। 6 से 7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी क्षमता में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 देशों में है। इसमें भी सौर ऊर्जा की क्षमता को बीते 6 साल में लगभग हमने 15 गुना तक बढ़ा लिया है। आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत में इसका ऑफिस है गुड़गांव, और भारत इसका प्रारंभिक मेंबर है। भारत और फ्रांस ने इसको निर्मित किया ISA। तो इसका भी काम सौर ऊर्जा को बढ़ाने से संबंधित है।
और आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया पुणे में। E100 प्रोजेक्ट इथेनॉल से रिलेटेड है और पुणे में इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक और बात जो हमारे पर्यावरण मंत्री श्री जावड़ेकर जी ने कही वो ये कि भारत का फॉरेस्ट और ट्री कवर वो अब बढ़कर हो गया है 24.56%। ये सीधा सीधा करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में इस समय फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ सालों पे, ये अच्छा संकेत है। अब हो गया है 24.56%। इसके अलावा एक नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है केरल ने। केरल राज्य सरकार ने एक नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये मिशन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें जो भी शिक्षण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, यानी टीचर्स हो गए और कोई स्टार्टअप इस तरीके का उन्होंने शिक्षा से संबंधित कुछ शुरू किया है, तो उनके लिए ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन है। इसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं जो शिक्षकों से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। क्या है ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना? तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने शुरू की है। इसमें मुफ्त कोचिंग दी जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को, और वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को ये फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा जिनकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, वो इसका लाभ उठा सकेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू करी है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ये आपको पता होना चाहिए, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी के एग्जाम में। वैक्सीन पासपोर्ट। तो क्या है ये वैक्सीन पासपोर्ट? आइए पढ़ते हैं। इसके तहत विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा भारत में, लेकिन अभी तक 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों खुराकें लगी हैं। ऐसे में भारत ने वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया है। दरअसल हुआ ये है कि ग्रुप 7 G7 जिसे हम बोलते हैं, उसके उसके हेल्थ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई है। उसमें हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया है। तो जो बाकी के देश हैं वो चाहते हैं कि जो एयरलाइन सब बंद पड़ी है पिछले कई महीनों से, इनको खोल दिया जाए, लेकिन एक शर्त पे खोला जाए कि जिन लोगों के दोनों वैक्सीनेशन की डोज हो चुकी होंगी उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। लेकिन भारत के हित में नहीं है ये कदम। क्यों? क्योंकि अभी तक, हालांकि हम दुनिया में नंबर 2 हो चुके हैं, हमने लगभग 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो 23 करोड़ जो है वो लगभग 3.5% बनता है हमारी पॉपुलेशन का। तो अभी कुल इतने ही लोगों तक हम वैक्सीन पहुंचा सके हैं, तो हमारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो इसका विरोध किया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने। तो आगे पढ़ते हैं इसमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे संगठन वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भी देशों से वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने की मांग की है। इसके लागू होने के बाद देशों में कोरोना वैक्सीन लगा चुके लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अब शुरू करते हैं हम आर्थिकी का करंट अफेयर। तो बड़ा महत्वपूर्ण करंट अफेयर पहला, कि मई में जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो 1 लाख से ऊपर रहा है, इस बार भी 1.02 लाख करोड़ रुपए। तो पिछले कुछ समय से जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1 लाख से ऊपर है, ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा इस बारे में पहले भी बात की जा चुकी है कि जब E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, उसी के साथ साथ मोदी जी ने ये बात भी कही कि भारत 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो इससे पहले हमने 2030 टारगेट रखा था, इसको फिर घटा के हमने 2025 किया था, फिर इसको हमने 2023 भी किया कुछ समय के लिए, लेकिन अब हमने फिर से टारगेट रखा है कि 2025 तक हम 20% इथेनॉल अपने पेट्रोल में मिलाया करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा होगा अपने पर्यावरण को। उसके अलावा हमारा जो फ़ायदा होगा वो होगा कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं हम, लगभग हमारा 83% जो पेट्रोल डीजल है वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसका खर्चा भी कम होगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पहल जो कि डाक विभाग की है, ओम दिव्य दर्शन पोर्टल। तो इसके तहत क्या होगा कि कोरोना के समय पे अगर कोई चाहता है कि हम अपने
जो सगे संबंधी हैं उनकी अस्थि किसी पवित्र जगह पर विसर्जित करवाएं, जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर गया में हम विसर्जित करवाते हैं, वाराणसी में विसर्जित करवाते हैं या फिर हरिद्वार में विसर्जित करवाते हैं तो जो मृत आत्मा है उसको शांति मिलती है, इस तरीके की मान्यता है। तो अब लेकिन कोरोना के समय पर ऐसा नहीं हो पा रहा था, लोग दूर दराज इलाकों में जाकर नहीं कर पा रहे थे अस्थि विसर्जन, तो डाक विभाग ने ये योजना शुरू करी है, ओम दिव्य दर्शन पोर्टल। पंजीकरण के बाद अस्थि का पैकेट स्पीड पोस्ट से भेजना होगा। ओम दिव्य दर्शन के जरिए अस्थि विसर्जन एवं श्राद्ध संस्कार कराया जाएगा और पूर्व निर्धारित समय व तिथि पर इसका वेबकास्ट भी कराया जाएगा। यानी लोग घर बैठे फिर इसका टेलीकास्ट भी देख सकते हैं कि हमारे जो संबंधी हैं उनकी अस्थि का विसर्जन हो रहा है, और इसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं देना होगा। अब अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में सबसे पहला करंट अफेयर G7 की बैठक हुई है। तो ये G7 की मुख्य बैठक नहीं थी, ये G7 के जो वित्त मंत्री हैं, G7 में कौन कौन से देश आते हैं? 7 देश आते हैं। हालांकि भारत उसमें नहीं है, लेकिन जो आपने पिछला करंट अफेयर अभी देखा था वैक्सीन पासपोर्ट वाला, यहाँ पे भारत को एक गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया गया था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को। तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट एक निर्णय लिया गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, इन जैसी बड़ी कंपनियों पर 15% तक टैक्स लगाने के लिए एक वैश्विक करार किया गया। यानी कि कम से कम 15% टैक्स हर देश में लगेगा, क्योंकि बहुत सारा विवाद होता है, कोई देश कम टैक्स लगाता है, कोई ज़्यादा लगाता है, तो ये कंपनियों और सरकारों के बीच विवाद बना रहता है। भारत में भी ये विवाद है, जैसे डिजिटल टैक्स कहते हैं, तो ये विवाद अभी बना हुआ है। तो इसके बाद इस पर संभावना है कि रोक लग जाए, क्योंकि कंपनियां भी इसके लिए राजी हुई हैं और ये देश भी राजी हो रहे हैं। तो लेकिन इस पर जो फाइनल बैठक, जो फाइनल मोहर लगेगी वो इसकी शिखर बैठक में लगेगी। और शिखर बैठक कहाँ पे होगी? वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में 11 से 13 जून तक कॉर्नवाल जगह है, वहां पर ये आयोजित की जाएगी और ब्रिटेन इन दोनों बैठकों की मेजबानी कर रहा है। यानी जो शिखर बैठक होगी उसकी भी और वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई है इसकी भी। तो ये टैक्स लगाया जा रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको बोला गया है मिनिमम टैक्स, मिनिमम टैक्स इसको बोला गया है। तो अभी इस पर आगे भी न्यूज आएगी जब शिखर बैठक होगी। तो G7 में कौन कौन से देश आते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है और अमेरिका आता है, यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा एक ज्वालामुखी न्यूज में रहा, माउंट मेरापी। माउंट मेरापी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया है, इंडियन ओशियन। और ऊपर आप देख सकते हैं मैप में कि यहाँ थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है। तो मैप लोकेशन भी हमें समय समय पर देखते रहना चाहिए। मलेशिया है और ये ब्रुनेई है। तो ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया का मैप, और नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर माउंट मेरापी पे विस्फोट हुआ है। तो जब भी कोई ज्वालामुखी किस तरीके से जिसपे विस्फोट होता है तो वो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यूपी में ये पुराना पैटर्न है। इसके अलावा कोवैक्स, कोवैक्स एक जो फोरम है जो गरीब देशों तक वैक्सीनेशन पहुंचा रहा है, अमीर देश का बनाया हुआ ये एक फोरम है। लगभग 121 देश इसमें जुड़े हुए हैं कोवैक्स में, और वो मदद कर रहे हैं गरीब देशों की। तो अमेरिका ने कोवैक्स के लिए गावी को $2 अरब का योगदान दिया है। गावी क्या है? गावी एक संगठन है, गावी एक कई देशों का संगठन है जो मदद करता है हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में, और हेल्थ में भी वैक्सीनेशन में। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो यूनाइटेड किंगडम अब बच्चों को वैक्सीनेशन देगा। इसके अलावा ब्राजील ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, उसके आयात को मंजूरी दे दी है। तो ब्राजील की अगर हम लोकेशन देखें तो साउथ अमेरिका का ये देश है, उसके
पूर्वी हिस्से पर ये देश स्थित है। इसके ऊपर देखें तो वेनेजुएला है, इधर कोलंबिया है, ये पेरू है, बोलीविया है, पराग्वे है और नीचे उरुग्वे है। तो इसके अलावा ये गुयाना है और सूरीनाम है। तो ये आप देख सकते हैं ब्राजील की लोकेशन। 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कब से शुरू हुआ है ये? 5 जून 1972 से शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने इसको शुरू किया था और इस साल की जो इसकी थीम रही वो रही पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली। पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली, तो ये हमें याद रखना होगा। और मेजबान कौन रहा इस साल का? पाकिस्तान, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आज का महत्वपूर्ण दिवस था। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सारे के सारे करंट अफेयर हमने वही चुने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है करंट अफेयर के मामले में। तो आप डेली इस वीडियो को जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको धीरे धीरे पूरा का पूरा जो सिलेबस है यूपीपीएससी का वो आपको कवर कराएंगे। और साथ के साथ हम यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, लेखपाल और बाकी जो एग्जाम धीरे धीरे आते जाएंगे यूपी के अंदर, हम सब के लिए अलग विशेष बैच बनाएंगे, विशेष तैयारी कराएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।